अध्याय 10। प्रतिभूतियों में धन का निवेश कारोबारी परिचालन में हमेशा सबसे अनूठा होता है, क्योंकि ये लगभग हमेशा किसी सीमा तक दूसरे से मिली सलाह पर आधारित होता है। बड़ी संख्या में निवेशक नौसिखिए होते हैं। स्वाभाविक है उन्हें लगता है कि प्रतिभूतियों को चुनने में पेशेवर मार्गदर्शन उनके लिए लाभकारी रहेगा। वैसे निवेश सलाह की मूल अवधारणा में अंतर्निहित विशिष्टताएं भी होती हैं। यदि लोगों के निवेश का कारण धन कमाना है तो सलाह लेने का मतलब यह है कि वे दूसरों से धन कमाने का तरीका पूछ रहे हैं। इस विचार में अनुभवहीनता का तत्व भी है। कारोबारी लोग अपने कारोबार के विभिन्न घटकों के लिए पेशेवर सलाह लेते हैं, लेकिन उनके ये पूछने की उम्मीद नहीं होती कि मुनाफा कैसे कमाया जाए। ये उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। जब वे या गैर कारोबारी लोग निवेश लाभ के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं तो वे ऐसे परिणामों की उम्मीद लगा लेते हैं जिसका आम कारोबारी कार्यों से कोई सच्चा समकक्ष नहीं होता। यदि हम अनुमान लगाएं कि हम प्रतिभूतियों में निवेशित धन से सामान्य या मानक आय परिणाम पा सकते हैं, तो सलाहकार की भूमिका ज्यादा आसानी से स्थापित हो सकती है। वो अपने श्रेष्ठ प्रशिक्षण और अनुभव का उपयोग करेगा, जिससे अपने क्लाइंट्स को गलती करने से रोक सके और ये सुनिश्चित कर सके कि वे वो परिणाम हासिल कर सकें जिसके वे अधिकारी हैं। जब निवेशक अपने धन पर औसत से बेहतर रिटर्न चाहता हो या जब उसका सलाहकार उसके लिए बेहतर करने का बीड़ा उठाए, तब ये सवाल उठता है कि क्या उससे अधिक की मांग की जा रही है या वादा किया जा रहा है जो हासिल हो सकता है। निवेश पर सलाह कई स्रोतों से मिल सकती है। नंबर 1, परिजन या दोस्त जिसे संभवतः प्रतिभूतियों की समझ हो। नंबर 2, स्थानीय व्यावसायिक बैंकर। नंबर 3, ब्रोकरेज फर्म या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हाउस। नंबर 4, वित्तीय सेवा या पत्रिका। और नंबर 5, निवेश सलाहकार इसमें शामिल हैं। इस सूची के मिश्रित स्वरूप से संकेत मिलता है कि इस मामले में अभी तक निवेशक के मन में कोई भी तार्किक या व्यवस्थित निश्चित तरीका नहीं है। ऊपर सामान्य या मानक परिणामों को निश्चित करने को लेकर कुछ आम अवधारणाओं का उल्लेख है। हमारा बुनियादी शोध ये है कि यदि निवेशक को फंड संभालने के मुख्य रूप से दूसरों पर निर्भर रहना है, तो या उसे खुद को और अपने सलाहकारों को मानक रूढ़िवादी और बल्कि अकल्पनीय निवेश ढांचों तक सीमित करना होगा, या उसे उस व्यक्ति के बारे में असाधारण रूप से अंतरंग और अनुकूल जानकारी प्राप्त करनी होगी जो उसके फंड को अन्य माध्यमों में निर्देशित करने वाला है। लेकिन यदि केवल निवेशक और उसके सलाहकारों के बीच केवल आम कारोबारी या पेशेवर रिश्ता है, तो उसे ऐसे कम पारंपरिक सुझावों के प्रति ग्रहणशील होना होगा और इस हद तक अपना ज्ञान और अनुभव बढ़ाना होगा कि वो दूसरों की अनुशंसाओं को स्वतंत्र फैसलों द्वारा स्वीकार कर सके। तब वो रक्षात्मक या गैर उद्यमशील निवेशक के वर्ग से आगे बढ़कर आक्रामक या उद्यमशील निवेशक में शामिल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट सलाह और बैंकों की ट्रस्ट सेवाएं। वास्तविक पेशेवर निवेश सलाहकार अर्थात सुस्थापित निवेश परामर्श फर्में जो संतोषजनक वार्षिक फीस लेती हैं, वे वादों और दावों में शालीन होती हैं। अधिकांशतः वे अपने ग्राहकों की पूंजी को मानक ब्याज और लाभांश भुगतान प्रतिभूतियों में लगाती हैं और वे अपने कुल परिणामों के लिए मुख्य रूप से सामान्य निवेश अनुभवों पर निर्भर होती हैं। पारंपरिक मामलों में इसमें संदेह रहता है कि कुल फंड में से 10% से ज्यादा का निवेश दिग्गज कंपनियों से इतर प्रतिभूतियों में किया जाएगा। इनमें सरकारी बॉन्ड्स, जिसमें स्टेट और म्यूनिसिपल इशू आते हैं, ये भी शामिल हैं। न ही वे आम बाजारों में उतार चढ़ाव का लाभ लेने का गंभीर प्रयास करते हैं। प्रमुख निवेश परामर्श फर्मों अति प्रभावशाली होने का दावा नहीं करती। वे सावधान, पारंपरिक और सक्षम रहने पर गर्व करती हैं। उनका प्रमुख लक्ष्य मूल मूल्य को वर्षों तक सहेजे रहने और पारंपरिक रूप से स्वीकार आय दर उत्पन्न करने का होता है। इससे अधिक कोई भी उपलब्धि और उनका अपने लक्ष्य को बेहतर बनाने का प्रयास करने को ये लोग अतिरिक्त सेवा में लेते हैं। अपने ग्राहकों के लिए उनका मुख्य काम उन्हें महंगी पड़ने वाली गलतियां करने से बचाना है। वे उतनी ही पेशकश करते हैं जितनी रक्षात्मक निवेशक को आम जनता की सेवा करने वाले किसी भी परामर्शदाता से अपेक्षा करने का अधिकार है। यहाँ हमने सुस्थापित निवेश परामर्श फर्मों के बारे में जो भी कहा है वो आमतौर पर ट्रस्ट और बड़े बैंकों की सलाहकार सेवाओं पर भी लागू होता है। वित्तीय सेवाएं। कथित वित्तीय सेवाएं ऐसे संस्थान होते हैं जो लगातार अपने सब्सक्राइबर को बुलेटिन,
कई बार टेलीग्राम के रूप में भेजते रहते हैं। इसके विषयों में कारोबारों की स्थिति और संभावनाएं, प्रतिभूति बाजार का व्यवहार और संभावनाएं तथा निवेश मामलों से संबंधित जानकारी और सलाह शामिल होते हैं। ये अक्सर पूछताछ विभाग होते हैं जो ऐसे सवालों के जवाब देते हैं जो व्यक्तिगत सब्सक्राइबर को प्रभावित करते हैं। सेवा की औसत लागत उस फीस से बहुत कम होती है जो अपने व्यक्तिगत ग्राहकों से निवेश सलाहकार प्रभार के तौर पर लेते हैं। कुछ संस्थान विशेष रूप से बैप्सन तथा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स वित्तीय सेवा और निवेश परामर्शदाता के रूप में अलग स्तर पर परिचालन करते हैं। संयोग से अन्य संस्थान जैसे स्कूडर, स्टीवंस एंड क्लार्क निवेश परामर्शदाता तथा एक और अधिक निवेश फंड्स के तौर पर अलग अलग परिचालन करते हैं। वित्तीय सेवाएं समग्र रूप से अपने को इन्वेस्टमेंट परामर्श फर्मों के विपरीत जनता के एक बिल्कुल भिन्न सेगमेंट के लिए निर्देशित करती हैं। इन्वेस्टमेंट परामर्श फर्मों के ग्राहक आमतौर पर फैसले लेने की फिक्र और आवश्यकता से बचना चाहते हैं। वित्तीय सेवाएं उन लोगों को जानकारियां और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं जो खुद अपने वित्तीय कार्यों को निर्देशित करते हैं या दूसरों को सलाह देते हैं। इनमें से अनेक सेवाएं अपने को विभिन्न तकनीकी पद्धतियों से विशेष रूप से या लगभग बाजार की चाल के पूर्वानुमानों तक सीमित रखती है। ये देखने के बाद हम सिरे से इसे खारिज करते हैं क्योंकि इनका काम निवेशकों की उन मायनों में परवाह नहीं करता जैसे कि इस पुस्तक में शब्दावली का उपयोग हुआ है। वहीं दूसरी ओर कुछ सबसे ज्यादा जाने माने जैसे कि मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस तथा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स को ऐसे सांख्यिकी संगठन के तौर पर पहचाना जाता है जो बहुत बड़े सांख्यिकी डेटा संकलित करते हैं। ये डेटा सभी गंभीर प्रतिभूति विश्लेषणों का आधार बनते हैं। इन सेवाओं के भिन्न भिन्न किस्म के ग्राहक होते हैं जिनमें सबसे रूढ़िवादी निवेशकों से लेकर सबसे शीर्ष स्पेक्युलेटर तक आते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अपने मशविरों और अनुशंसाओं तक पहुंचने में किसी भी स्पष्ट या बुनियादी दर्शन से जुड़े रहना उनके लिए कठिन होता है। मूडीज और इसके जैसी अन्य काफी पुरानी स्थापित सेवाएं स्पष्ट रूप से बड़ी संख्या में निवेशकों को निश्चित ही कुछ सार्थक प्रदान करती हैं। ये क्या है? बुनियादी रूप से वे उन मामलों को संबोधित करती हैं जिनमें एक औसत सक्रिय निवेशक स्पेक्युलेटर की दिलचस्पी होती है और इस संबंध में उनका नजरिया या तो कुछ हद तक प्रमाणित होता है या कम से कम असहाय ग्राहकों से तो ज्यादा ही विश्वसनीय होता है। वर्षों से ये वित्तीय सेवाएं बिना किसी इस गतिविधि को गंभीरता से लिए स्टॉक मार्केट पूर्वानुमान लगा रही है। इस क्षेत्र के बाकी सब लोगों की तरह कभी वे सही होते हैं तो कभी गलत। जहां संभव होता है वे अपनी राय को रोक देते हैं जिससे वे पूरी तरह गलत साबित होने के जोखिम से बच सके। अस्पष्ट वाक्यों की एक सुविकसित कला है जो अपने को भविष्य की हर स्थिति के अनुकूल कर लेती है। हमारी दृष्टि में जो शायद पूर्वाग्रह से ग्रस्त है उनके काम का ये भाग वास्तव में निरर्थक है, सिवाय इसके कि ये प्रतिभूति बाजार में मानवीय स्वभाव पर प्रकाश डालता है। लगभग हर कोई उस साधारण शेयर को लेने में रुचि रखता है जिसके बारे में किसी दूसरे ने कहा हो कि उसे लगता है कि बाजार में क्या होने वाला है। चूंकि मांग बनी हुई है इसलिए आपूर्ति की जानी चाहिए। जाहिर है कारोबारी हालात की उनकी व्याख्याएं और भविष्यवाणियां निश्चित ही अधिक प्रामाणिक और सूचनात्मक होती हैं। यह आर्थिक बुद्धिमत्ता के महान निकाय का अहम हिस्सा है जो प्रतिभूतियों के क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच निरंतर प्रसारित होता है और शेयरों और बॉन्ड्स की अधिकांश परिस्थिति के तहत बहुत हद तक तार्किक भाव निर्मित करने का रुख रहता है। निस्संदेह वित्तीय सेवाओं द्वारा प्रकाशित सामग्री उपलब्ध जानकारी के कोश में जुड़ती है और उनके ग्राहकों के निवेश फैसलों को मजबूत करती है। उनके व्यक्तिगत प्रतिभूतियों की अनुशंसाओं का आकलन करना कठिन है। हर सेवा अलग से आकलन की पात्र है और इसके निष्कर्ष केवल अनेक वर्षों के समुचित विस्तृत और समावेशी अध्ययन पर आधारित हो सकते हैं। हमारे अपने अनुभव में हमने देखा कि इनमें एक ऐसा व्यापक नजरिया होता है जिससे शायद उपयोगी सलाह देने का इनका कार्य बिगड़ सकता है। उनकी आम सोच यही है कि शेयर को तभी खरीदना चाहिए यदि उस कारोबार में निकट ही अनुकूल संभावनाएं दिखती हों और तभी बेचा जाए यदि वो प्रतिकूल हों, फिर मौजूदा भाव कुछ भी हो। ऐसे सतही सिद्धांत अक्सर सेवाओं को वो ठोस विश्लेषण कार्य करने से रोकते हैं जिसमें उनके कर्मचारी सक्षम हैं, अर्थात ये सुनिश्चित कर सकना कि वो शेयर विशेष दीर्घावधिक भावी अर्जन शक्ति के संकेतों के आलोक में
मौजूदा भाव पर ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपना क्रय विक्रय मात्र वित्तीय सेवाओं की अनुशंसाओं के आधार पर नहीं करता। एक बार ये बिंदु स्थापित हो जाने के बाद वित्तीय सेवाओं की भूमिका जानकारियां देने और प्रस्ताव सुझाने भर के लिए उपयोगी रह जाती है। ब्रोकरेज हाउसों की सलाह। प्रतिभूति स्वामी जनता को संभवतः सबसे ज्यादा जानकारी और सलाह शेयर ब्रोकरों से ही मिलती है। वे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और अन्य एक्सचेंजों के सदस्य होते हैं, जो मानक कमीशन के लिए ऑर्डर के क्रय और विक्रय का कार्य करते हैं। व्यवहारतः जनता के साथ सौदा करने वाले सभी हाउसों में एक सांख्यिकी या विश्लेषणात्मक विभाग होता है, जो पूछताछ के जवाब देता है और अनुशंसाएं करता है। बहुत का विश्लेषणात्मक साहित्य, जिनमें से कुछ काफी विस्तृत और कीमती होते हैं, बिना शुल्क लिए फर्म के ग्राहक को दिए जाते हैं, जिन्हें वे प्रभावशाली ढंग से क्लाइंट्स कहते हैं। इस मासूम दिखते सवाल पर भी काफी चर्चा होती है कि इनके लिए कौन सा नाम उचित है, ग्राहक या क्लाइंट। कारोबार में ग्राहक होते हैं, पेशेवर व्यक्ति या संस्थान के क्लाइंट्स होते हैं। वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज बिरादरी में शायद किसी भी कारोबार से संभवतः ज्यादा उच्च नैतिक मानक होते हैं, लेकिन वे अभी भी सच्चा पेशेवर होने के मानक और पैमाने पर रास्ता तलाश ही रही है। अतीत में वॉल स्ट्रीट मुख्य रूप से स्पेकुलेशन में फला फूला है और स्टॉक मार्केट स्पेकुलेटर्स के लिए बतौर वर्ग धन खोना हमेशा निश्चित होता है। अतः ब्रोकरेज हाउसों के लिए यह तार्किक रूप से असंभव रहा है कि इनका परिचालन पूरी तरह पेशेवर आधार पर किया जाए। ये करने के लिए उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने की जगह घटाने के प्रयास करने की जरूरत होगी। कुछ ब्रोकरेज हाउस जिस हद तक इस दिशा में गए हैं और उनसे जितना बढ़ने की उम्मीद की जा सकती थी, वो ये थी कि वे किसी को भी स्पेकुलेट करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित ना करें। ऐसे हाउसेस ने खुद को केवल प्राप्त आदेशों के निष्पादन, वित्तीय जानकारी और विश्लेषण प्रदान करने और प्रतिभूतियों के निवेश गुण दोष पर राय देने तक सीमित कर लिया है। इसलिए कम से कम सैद्धांतिक रूप से ही वे सभी दायित्वों से मुक्त होते हैं, फिर चाहे उनके स्पेकुलेटिव ग्राहकों को लाभ हो या हानि। अधिकांश स्टॉक एक्सचेंज हाउस फिर भी पुराने नारों का अनुसरण करते हैं कि वे कमीशन कमाने के कारोबार में हैं और इस कारोबार में सफल होने का तरीका यही है कि वे ग्राहकों को वो दें जो वो चाहता है। चूंकि सबसे लाभकारी ग्राहक को स्पेकुलेशन के लिए सलाह और सुझाव चाहिए होते हैं, इस कारण पारंपरिक फर्में बाजार में दैनिक सौदों पर नजदीकी नजर रखती हैं। इस तरह वे अपने ग्राहकों की उस क्षेत्र में धन कमाने में मदद करती हैं जहां गणित के नियमानुसार अंत में उनके नसीब में हारना ही है। हमारे कहने का मतलब यह है कि अधिकांश ब्रोकरेज हाउस ग्राहकों के लिए परिचालन का स्पेकुलेटिव हिस्सा लंबे समय तक लाभकारी नहीं बना रह सकता, लेकिन उनका परिचालन जिस सीमा तक वास्तविक निवेश जैसा लगता रहेगा, तब तक उन्हें निवेश लाभ मिलता रहेगा जो उनके स्पेकुलेटिव नुकसान से ज्यादा होगा। निवेशक स्टॉक एक्सचेंज हाउसों के दो प्रकार के कर्मचारियों से सलाह और जानकारियां लेता है, जिन्हें अब आधिकारिक रूप से कस्टमर्स ब्रोकर या अकाउंट एग्जीक्यूटिव और वित्तीय विश्लेषक के नाम से जाना जाता है। कस्टमर्स ब्रोकर्स को रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव यानी अधिकृत प्रतिनिधि भी कहा जाता है, जिन्हें पहले कम सम्मानित नाम कस्टमर्स मैन से पुकारा जाता था। आज वो मुख्यतः अच्छे चरित्र और प्रतिभूतियों की काफी जानकारी रखने वाला व्यक्ति होता है, जो सख्त नियमों के तहत सही कार्य करता है। फिर भी क्योंकि उसका काम कमीशन से कमाना है, तो वो स्पेकुलेटिव झुकाव से बच नहीं सकता। इसलिए जो भी प्रतिभूति खरीदार स्पेकुलेटिव विचारों से प्रभावित होने से बचना चाहता है, उसे आम तौर पर इन कस्टमर्स ब्रोकर के साथ होने वाली बातचीत में सावधान और स्पष्ट रहना चाहिए। उसे शब्द और व्यवहार द्वारा साफ तौर पर दर्शा देना होगा कि उसकी किसी भी तरह से स्टॉक मार्केट टिप से थोड़ी भी मिलती जुलती चीज में दिलचस्पी नहीं है। एक बार जब कस्टमर्स ब्रोकर स्पष्ट रूप से समझ जाता है कि उसके पास एक वास्तविक निवेशक है, तो वो इस नजरिए का सम्मान करेगा और उसी के अनुसार चलेगा। वित्तीय विश्लेषक, जिन्हें पहले मुख्य रूप से सिक्योरिटी एनालिस्ट के नाम से जाना जाता था, वो लेखक के लिए खास रुचि का व्यक्ति है, क्योंकि वो खुद पहले 5 दशक तक वही रहा और असंख्य लोगों को शिक्षित करने में उसने मदद की। इस स्तर पर हम केवल ब्रोकरेज हाउसों में कार्यरत वित्तीय विश्लेषकों की बात कर रहे हैं। प्रतिभूति विश्लेषक का कार्य उसके नाम से ही स्पष्ट है। ये वही है जो प्रतिभूतियों का विस्तृत अध्ययन करता है, एक ही क्षेत्र में विभिन्न इशू की सावधानी से तुलना करता है,
तथा सभी तरह के स्टॉक और बॉन्ड्स की सुरक्षा या उनके आकर्षण या अंतर्निहित मूल्य के बारे में विशेषज्ञ की राय बनाता है। बाहर से देखने वाले को भले ही अजीब लगता है कि प्रतिभूति विश्लेषक बनने के लिए कोई औपचारिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत कस्टमर्स ब्रोकर के लिए परीक्षा पास करना आवश्यक है, अभीष्ट चरित्र जांच को पूरा करना होता है और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्वीकृत और अधिकृत होना होता है। जहां तक व्यवहार की बात है तो लगभग सभी युवा विश्लेषकों के पास बिजनेस स्कूल का लंबा चौड़ा प्रशिक्षण होता है और पुराने लोगों के पास भी कम से कम इसी के समान लंबे अनुभव से मिली शिक्षा होती है। ज्यादातर मामलों में कर्मचारी को रखने वाली ब्रोकरेज फर्म अपने विश्लेषकों की योग्यता और क्षमता की विश्वसनीयता का यकीन दिलाती है। ब्रोकरेज फर्म के ग्राहक प्रतिभूति विश्लेषकों के साथ सीधे बात कर सकते हैं या वे कस्टमर्स ब्रोकर के माध्यम से अप्रत्यक्ष संपर्क भी साध सकते हैं। दोनों ही मामलों में विश्लेषक अपनी पूरी जानकारी और सलाह के साथ ग्राहक के लिए उपलब्ध रहता है। चलिए यहाँ एक ठोस बयान देते हैं। निवेशक के लिए प्रतिभूति विश्लेषक का मूल्य मोटे तौर पर निवेशक के अपने नजरिए पर निर्भर करता है। यदि निवेशक विश्लेषक से सही प्रश्न पूछता है तो उसे सही या कम से कम मूल्यवान जवाब मिल सकेंगे। हम आश्वस्त हैं कि ब्रोकरेज हाउसों द्वारा काम पर रखे गए विश्लेषक इस भावना से बहुत बाधा महसूस करते हैं कि उन्हें बाजार विश्लेषक भी माना जाता है। जब उनसे पूछा जाए कि साधारण शेयर विशेष अच्छा सौदा है या नहीं, तो अक्सर इस सवाल का मतलब होता है कि क्या अगले कुछ महीनों में शेयर के भाव बढ़ने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अनेक अपनी एक नजर स्टॉक टिकर के विश्लेषण पर बनाए रखते हैं। एक ऐसी क्रिया जो ठोस विचार या सार्थक निष्कर्ष निकालने के अनुकूल नहीं है। पुस्तक के अगले सेक्शन में हम प्रतिभूति विश्लेषण की कुछ अवधारणाओं और संभावित उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज फर्मों के लिए काम कर रहे अनेक बढ़िया विश्लेषक उन वास्तविक निवेशकों के लिए मुख्य रूप से सहायक होंगे जो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें अपने धन का पूरा या संभव हो तो थोड़ा अधिक मूल्य हासिल हो। जहां तक कस्टमर्स ब्रोकर्स की बात है तो आरंभ में विश्लेषक में निवेशक के नजरिए और उद्देश्य की साफ समझ होना जरूरी है। एक बार जब विश्लेषक समझ ले कि वो भाव की जगह मूल्य प्रवृत्त व्यक्ति के लिए काम कर रहा है तो काफी संभावना है कि उसकी अनुशंसाएं वास्तव में लाभकारी साबित होंगी। वित्तीय विश्लेषक के लिए CFA सर्टिफिकेट 1963 में वित्तीय विश्लेषकों को पेशेवर पदवी और दायित्व देने के लिए एक अहम कदम उठाया गया। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी कि CFA का आधिकारिक पद अब उन वरिष्ठ अभ्यासकर्ताओं को दिया जाता है जिन्होंने आवश्यक परीक्षा पास की हो और वे अन्य फिटनेस टेस्ट पर खरे उतरते हों। इसमें शामिल विषयों में प्रतिभूति विश्लेषण और पोर्टफोलियो प्रबंधन शामिल है। लंबे समय से स्थापित सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की पदवी से समरूपता प्रत्यक्ष और अभिप्राय पूर्ण थी। मान्यता और नियंत्रण के इस अपेक्षाकृत नए तंत्र से वित्तीय विश्लेषकों के मानकों को ऊंचा करने और अंततः उनके काम को सही मायने में पेशेवर आधार पर रखने में मदद मिलेगी। ब्रोकरेज हाउसों के साथ काम करना। हमारे इस पुणे संस्करण को लिखते समय जो एक सबसे बेचैन कर देने वाली चीज हुई है वो वित्तीय शर्मिंदगी का कारण है। सरल शब्दों में कहें तो ये दिवालियापन या लगभग दिवालियापन है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की कुछ फर्मों में आया, जिनमें से कम दो काफी बड़े आकार की थीं। आधी शताब्दी या उससे अधिक में पहली बार इतना बड़ा कुछ हुआ था और ये एक या अधिक कारणों से हैरान करने वाला था। कई दशकों से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अपने सदस्यों के परिचालन और वित्तीय स्थिति के नजदीकी और सख्त नियंत्रण की दिशा में बढ़ रहा है, जिनमें न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता, आकस्मिक ऑडिट और ऐसी ही चीजें शामिल हैं। इसके अलावा हमारे एक्सचेंजों और इसके सदस्यों पर 37 वर्षों में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का नियंत्रण रहा है। अंत में स्टॉक ब्रोकरेज उद्योग स्वयं अनुकूल स्थितियों में परिचालन करता रहा है, जिनमें मुख्य वॉल्यूम की बड़ी वृद्धि, तय न्यूनतम कमीशन रेट जिससे बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धी शुल्क से बच सकें तथा सीमित संख्या में सदस्य फर्में शामिल हैं। ब्रोकरेज हाउसों की पहली वित्तीय समस्या 1969 में वॉल्यूम में बढ़ोतरी के कारण थी। यह दावा किया गया था कि उनकी सुविधाओं पर अधिक कर लगाया गया, उनके ऊपरी व्यय में वृद्धि हुई और वित्तीय निपटारा करने में कई परेशानियां पैदा हुई। ये कहना होगा कि ये इतिहास में शायद पहली बार था कि कई महत्वपूर्ण संस्थान इस कारण आर्थिक रूप से नष्ट हुए क्योंकि उनके पास सबसे अधिक काम था जितना वे संभाल सकते थे। 1970 में ब्रोकरेज विफलताएं बढ़ी, जिसका दोष मुख्य रूप से वॉल्यूम में गिरावट को दिया गया।
यह शिकायत काफी अजीब थी। जब दिख रहा हो कि 1970 में NYSE का टर्नओवर कुल 2,937 मिलियन शेयर का था, जो इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम था। यह 1965 के पहले किसी भी वर्ष के बड़े आकार से 2 गुने से भी अधिक था। 1964 में समाप्त हुए तेजी के बाजार के 15 वर्षों के दौरान वार्षिक वॉल्यूम औसतन केवल 712 मिलियन शेयर का था, जो 1970 के आंकड़ों से 1/3 है। लेकिन ब्रोकरेज कारोबार ने इतिहास की अपनी सबसे शानदार समृद्धि का आनंद लिया था। यदि जैसा दिख रहा है, सदस्य फर्मों ने कुल मिलाकर अपने ओवरहेड और अन्य खर्चों को इस दर तक बढ़ा लिया जो वर्ष के दौरान वॉल्यूम में थोड़ी कमी को भी सह नहीं सकते थे। ये उनकी कारोबारी कुशाग्रता या वित्तीय रूढ़िवादिता दोनों में से किसी की अच्छाई प्रदर्शित नहीं करता। वित्तीय समस्या का तीसरा कारण आखिरकार धुंधलके से बाहर आया और हमें लगता है कि सभी तीनों में से ये सबसे स्वीकार्य और अर्थपूर्ण है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ब्रोकरेज हाउसों ने अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत भागीदारों के स्वामित्व वाले साधारण शेयरों के रूप में रखा था। इनमें से कुछ अत्यधिक स्पेकुलेटिव थे और अधिक मूल्य पर निष्पादित हुए। जब 1969 में बाजार में गिरावट आई, तब ऐसी प्रतिभूतियों के भाव काफी गिरे और इसके साथ ही फर्मों की पूंजी का काफी बड़ा हिस्सा गायब हो गया। सच ये था कि 2 गुना मुनाफा कमाने के लिए भागीदार उस पूंजी से स्पेकुलेशन करने लगे थे, जिससे ब्रोकरेज कारोबार की सामान्य वित्तीय बाधाओं से ग्राहकों की रक्षा करनी थी। ये क्षमा योग्य नहीं था। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। निवेशकों को अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग केवल अपनी वित्तीय नीतियों में ही नहीं, बल्कि संबंधित विवरणों में भी करना चाहिए। इसमें आदेशों के निष्पादन के लिए प्रतिष्ठित ब्रोकर का चयन भी शामिल है। अब तक हमारे पाठकों को केवल इतना परामर्श देना पर्याप्त था कि वे केवल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य के साथ ही कारोबार करें, जब तक कि उनके पास किसी गैर सदस्य फर्म की सेवा लेने का कोई बाध्यकारी कारण न हो। थोड़ा झिझकते हुए हम इस क्षेत्र में कुछ और भी सलाह देना चाहेंगे। हमें लगता है कि जिन लोगों के पास मार्जिन अकाउंट नहीं है, और हमारी भाषा में इसका मतलब सभी गैर पेशेवर निवेशक हैं, उन्हें अपनी प्रतिभूतियों की डिलीवरी और प्राप्ति बैंक को संभालने देनी चाहिए। अपने ब्रोकर को खरीद का आदेश देने के बाद उन्हें प्रतिभूतियों को अपने बैंक में डिलीवर करने का निर्देश दें, जिसका भुगतान बैंक से ही होगा। इसके विपरीत बेचते वक्त आप अपने बैंक को प्रतिभूतियां अपने ब्रोकरों को भुगतान के बाद डिलीवर करने के निर्देश दें। इन सेवाओं में खर्च थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन ये खर्च सुरक्षा और मन की शांति के पैमाने पर खरा उतरता है। इस सलाह को तब खारिज या अमान्य मानना चाहिए जब निवेशक सुनिश्चित हो कि स्टॉक एक्सचेंज फर्म की सभी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, इससे पहले नहीं। निवेश बैंकर शब्द उन फर्मों पर लागू होता है जो मुख्य रूप से स्टॉक्स और बॉन्ड्स के नए इशू के उद्भव, अंडरराइटिंग और विक्रय का काम करती हैं। अंडरराइटिंग का मतलब जारी करने वाले संस्थान या अन्य जारीकर्ता को गारंटी देना कि प्रतिभूति पूर्ण रूप से बेची जाएगी। काफी सारे ब्रोकरेज हाउस कुछ मात्रा में अंडरराइटिंग गतिविधियां करते हैं। आमतौर पर ये प्रमुख निवेश बैंकरों द्वारा गठित अंडरराइटिंग समूहों में भागीदारी तक सीमित होता है। ब्रोकरेज फर्मों में अतिरिक्त प्रवृत्ति होती है कि वे थोड़ी मात्रा में नए इशू का वित्त पोषण करते हैं, खासकर जब तेजी का बाजार पूरे जोरों पर हो। निवेश बैंकिंग शायद वॉल स्ट्रीट समुदाय का सबसे सम्मानित विभाग है, क्योंकि यहीं पर वित्त उद्योग के विस्तार के लिए नई पूंजी उपलब्ध करवाने की अपनी रचनात्मक भूमिका निभाता है। वास्तव में शेयर बाजार को सक्रिय बनाए रखने का सैद्धांतिक औचित्य काफी हद तक सतत स्पेकुलेशन अधिकता के बावजूद इस तथ्य पर निर्भर है कि व्यवस्थित सिक्योरिटीज एक्सचेंज बॉन्ड्स और स्टॉक्स के नए इशू के विक्रय की सुविधा देते हैं। यदि निवेशकों या स्पेकुलेटर्स को नई प्रतिभूति प्रस्तावों के लिए तैयार बाजार की उम्मीद ना हो, तो शायद वे उसे खरीदने से इनकार भी कर सकते हैं। निवेश बैंकर और निवेशक के बीच का रिश्ता बुनियादी रूप से सेल्समैन और संभावित खरीदार का होता है। बीते अनेक वर्षों में भारी संख्या में डॉलर वैल्यू में नए प्रस्तावों में ऐसे बॉन्ड इशू शामिल हैं, जिन्हें मुख्य रूप से बैंक तथा इंश्योरेंस कंपनियों जैसे वित्तीय संस्थानों से खरीदा गया है। सिक्योरिटी सेल्समैन इस कारोबार में चतुर और अनुभवी खरीदारों से सौदा कर रहे हैं। अतः निवेश बैंकर की इन ग्राहकों को की गई कोई भी अनुशंसा को सतर्क और संदेहपूर्ण छानबीन से गुजरना होता है। इसलिए ऐसे सौदों की स्थिति लगभग हमेशा कारोबारी प्रभाव वाली होती है। लेकिन व्यक्तिगत प्रतिभूति खरीदारों और निवेश बैंकिंग फर्मों के बीच रिश्ते में एक अलग तरह की स्थिति होती है, जिसमें स्टॉक ब्रोकर अंडरराइटर्स की भूमिका निभाते हैं।
यहाँ खरीदार हमेशा ही अनुभवहीन और शायद ही चतुर होता है। वो सेल्समैन की कही बात से सहज प्रभावित हो जाता है, खासकर साधारण शेयर इशू के मामले में, क्योंकि अक्सर उसकी खरीद की गैर स्वीकार्य इच्छा मुख्यतः शीघ्र मुनाफा कमाना होती है। इन सब का प्रभाव ये होता है कि सार्वजनिक निवेशक की सुरक्षा उसकी अपनी निर्णय लेने की क्षमता में नहीं, बल्कि प्रस्ताव देने वाले हाउस की नैतिकता में होती है। ये अंडरराइटिंग फर्मों की ईमानदारी और क्षमता की मिसाल है कि वे सलाहकार और सेल्समैन की प्रतिकूल भूमिकाओं को अच्छी तरह जोड़ने में सक्षम हैं। लेकिन ये खरीदार के लिए अविवेकपूर्ण है कि वो अपने फैसले के लिए बेचने वाले के मूल्यांकन पर विश्वास करे। 1959 में हमने इस बिंदु पर कहा था, इस अनुचित नजरिए के बुरे परिणाम अंडरराइटिंग के क्षेत्र में बार बार तथा सक्रिय स्पेकुलेशन की अवधि के दौरान नए साधारण शेयर इशू की बिक्री में उल्लेखनीय प्रभावों के साथ दिखते हैं। इसके बाद शीघ्र ही इस चेतावनी ने औचक आवश्यकता को प्रमाणित किया। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि 1960-61 में और पुनः 1968-69 में न्यून गुणवत्ता वाले इशू की अपूर्व बाढ़ आई, जिन्हें आम जनता को बेतुके उच्च प्रस्ताव भाव पर बेचा गया और अनेक मामलों में लापरवाही से स्पेकुलेशन और कुछ अर्ध हेर फेर द्वारा कहीं अधिक ऊंचे भाव पर ठेला गया। वॉल स्ट्रीट के कई महत्वपूर्ण हाउस इन कम विश्वसनीय गतिविधियों में कुछ हद तक भागीदार रहे, जो कि लालच, मूर्खता और गैर जिम्मेदारी के सुपरिचित संयोजन को दर्शाता है, जो वित्तीय परिदृश्य से बहिष्कृत नहीं हुआ है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को बैंकिंग हाउसों से मिलने वाली इन सलाहों और अनुशंसाओं पर ध्यान देना चाहिए, खासकर जिनकी अच्छी साख के बारे में वो जानता है, लेकिन वो इन सुझावों पर ठोस और स्वतंत्र निर्णय सुनिश्चित करेगा, या तो स्वयं का यदि वो सक्षम है, या किसी अन्य प्रकार के सलाहकार का। अन्य सलाहकार ये एक अच्छी पुरानी परंपरा है, खासकर छोटे कस्बों में, कि निवेश के बारे में स्थानीय बैंकर से सलाह ली जाती है। कमर्शियल बैंकर भले ही प्रतिभूति मूल्यों के बारे में पूर्णतः विशेषज्ञ ना हो, लेकिन वे अनुभवी और रूढ़िवादी होते हैं। अकुशल निवेशक के लिए वे विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। अकुशल निवेशक में अक्सर रक्षात्मक नीति के सीधे और नीरस मार्ग से भटकने की प्रवृत्ति होती है और उसे विवेकपूर्ण मन के स्थिर प्रभाव की आवश्यकता होती है। अधिक सावधान और आक्रामक निवेशक सिक्योरिटी बार्गेन के लिए मशविरा लेता है। आम व्यवसायिक बैंकर का नजरिया खासकर उसके उद्देश्य के अनुरूप काम का नहीं होता। हम रिश्तेदारों या दोस्तों से निवेश सलाह लेने की लोकप्रिय प्रथा के प्रति अधिक गंभीर नजरिया रखते हैं। सलाह लेने वाला हमेशा यही सोचता है कि उसके पास ये सोचने का अच्छा कारण है कि वो जिस व्यक्ति से सलाह ले रहा है वो उससे ज्यादा ज्ञानी और अनुभवी है। हमारा अपना अवलोकन संकेत करता है कि संतोषप्रद नौसिखिए सलाहकार को चुनना लगभग उतना ही कठिन होता है जितना बिना सहायता के उचित प्रतिभूतियों का चयन होता है। खराब सलाह अक्सर मुफ्त में ही मिलती है। सारांश, जो निवेशक अपने फंड्स के प्रबंधन के लिए फीस का भुगतान करने के लिए तैयार हों, उसे समझदारी दिखाते हुए कुछ सुस्थापित और सुअनुशंसित निवेश सलाहकार फर्म को चुनना चाहिए। वैकल्पिक रूप से उन्हें किसी बड़ी ट्रस्ट कंपनी के निवेश विभाग या उस निरीक्षणात्मक सेवा का उपयोग करना चाहिए जो कुछ प्रमुख न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हाउसों में निःशुल्क दी जाती है। इसमें बहुत असाधारण परिणामों की उम्मीद में समझदारी नहीं, लेकिन इससे वैसे परिणाम मिल सकते हैं जैसे एक औसत सुपरिचित और सचेत निवेशक को मिलते हैं। अधिकांश प्रतिभूति खरीदार बिना भुगतान किए सलाह लेते हैं। ये तर्कपूर्ण होना चाहिए कि ज्यादातर मामलों में वे इसके पात्र नहीं होते और उन्हें औसत से बेहतर परिणामों की आशा नहीं रखनी चाहिए। उन्हें सभी से सतर्क रहना चाहिए, भले ही वे ग्राहकों के ब्रोकर हों या प्रतिभूति सेल्समैन जो असाधारण आय या मुनाफे का वादा करते हों। ये प्रतिभूतियों के चयन और बाजार में व्यापार की मायावी और शायद भ्रामक कला में मार्गदर्शन इन दोनों पर लागू होता है। रक्षात्मक निवेशक, जैसा कि हमने बताया, आमतौर पर अपने सलाहकारों की प्रतिभूति अनुशंसाओं पर स्वतंत्र फैसले लेने के योग्य नहीं होते, लेकिन वे ये बताने में स्पष्ट हो सकते हैं, यहाँ तक कि बार बार, कि वे किस तरह की प्रतिभूति खरीदना चाहते हैं। अगर वे हमारे नुस्खे पर चलते हैं तो वे अपने आप को हाई ग्रेड बॉन्ड्स तथा बड़ी कंपनियों के साधारण शेयरों तक सीमित रखें, विशेष रूप से उन्हें जिन्हें वे व्यक्तिगत भाव स्तर पर खरीद सकते हों, जो अनुभव और विश्लेषण के पैमाने पर उच्च ना हो। किसी भी प्रतिष्ठित स्टॉक एक्सचेंज हाउस का प्रतिभूति विश्लेषक ऐसे उचित साधारण शेयरों की सूची बना सकता है और अपने बीते अनुभवों द्वारा निवेशक को प्रमाण दे सकता है कि मौजूदा भाव स्तर पर्याप्त रूप से रूढ़िवादी है या नहीं। आक्रामक निवेशक आमतौर पर अपने सलाहकारों के सक्रिय सहयोग से काम करता है।
वो उनकी अनुशंसाओं के विस्तृत विवरण चाहता है और वो अपने खुद के फैसलों को लागू करने पर जोर देता है। इसका मतलब है कि निवेशक अपनी उम्मीदों और प्रतिभूति परिचालन के चरित्र को इस क्षेत्र में अपने खुद के ज्ञान और अनुभव के तौर पर विकसित करेगा। केवल अपवाद स्वरूप मामले में ही जहां सलाहकार की निष्ठा और योग्यता साफ दिखती हो, वहां क्या निवेशक को दूसरों की सलाह पर कार्य करना चाहिए, बिना समझे फैसले से सहमत होना चाहिए। इसके अलावा इन्हीं में अनैतिक शेयर सेल्समैन और रात भर में बने शेयर ब्रोकर भी होते हैं। हमारी अपने पाठकों को सलाह है कि यदि संभव हो तो वे केवल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के सौदों तक ही सीमित रहें, लेकिन हम विशेष सावधानी रखने वाली सलाह भी देंगे कि अधिक सचेत रहते हुए प्रतिभूतियों की डिलीवरी और भुगतान का काम निवेश बैंकर्स को मध्यस्थ बनाकर ही करें। वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज हाउस की परेशान करने वाली तस्वीर कुछ वर्षों में भले ही पूरी तरह साफ हो गई हो, लेकिन 1971 के उत्तरार्ध में हमारी यही सलाह रही कि बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी सावधान रहें। अध्याय 10 पर टिप्पणी। मिशेल डी मोंटेन ने कहा है, मैं उस आयरिश लड़की का शुक्रगुजार हूं जिसने देखा कि दार्शनिक थैल्स हमेशा अपना समय आसमान की ओर देखते हुए चिंतन में व्यतीत करते हैं और उनकी आंखें हमेशा ऊपर लगी रहती हैं। लड़की ने कुछ रख कर उनका मार्ग बाधित किया ताकि वे ठोकर खाएं, जिससे वो उन्हें चेता सके कि आसमानी चीजों के विस्तार से मन बहलाने का समय तब आएगा जब पांव में पड़ी चीज देख ली हो। निश्चित ही उसने उन्हें सही सलाह दी थी कि आकाश को देखते रहने के बजाय अपनी तरफ देखो। क्या आपको मदद चाहिए? 1990 के दशक के अंतिम शानदार दिनों में बहुत से निवेशकों ने अकेले चलने का चयन किया, अपनी खुद की रिसर्च करके, खुद शेयर चुनकर और ऑनलाइन ब्रोकर के माध्यम से ट्रेड करते हुए। इन निवेशकों ने वॉल स्ट्रीट के रिसर्च, सलाह और ट्रेडिंग के महंगे ढांचे को अनदेखा कर दिया। दुर्भाग्य से बहुत से स्वयं करने वालों ने अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग महामंदी के बाद के सबसे खराब मंदी के बाजार से पहले किया, जिससे अंत में उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अकेले जाकर मूर्खता कर दी। निश्चित ही यह अनिवार्य सत्य नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने हर फैसला पारंपरिक स्टॉक ब्रोकर पर छोड़ा था, नुकसान उन्हें भी हुआ। लेकिन कई निवेशक अनुभव, मूल्यांकन और उस दूसरी राय से राहत महसूस करते हैं जो एक अच्छा वित्तीय सलाहकार प्रदान कर सकता है। कुछ निवेशकों को कोई बाहरी व्यक्ति चाहिए होता है जो उन्हें दिखा सके कि उनके लिए अपने निवेश पर कितनी रिटर्न कमाना जरूरी है या उन्हें कितना अतिरिक्त धन बचाना चाहिए जिससे वे अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल कर सके। शेष सब सिर्फ इससे ही फायदा उठाते हैं कि अपने निवेश के नीचे जाने पर किसी दूसरे को दोष दे सकें। इस तरह आत्मसंदेह के कारण खुद अपने को कोसने की जगह आप किसी ऐसे व्यक्ति की आलोचना करते हैं जो पारंपरिक रूप से अपने को बचाने के साथ ही आपको प्रोत्साहित भी कर सकता है। इससे शायद आपको वो भावनात्मक सहारा मिल जाएगा जिससे आप स्थिर रूप से निवेश करते रह सकते हैं, जबकि अन्य निवेशकों का दिल डूब रहा हो। कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि जैसे ऐसा कोई कारण नहीं कि आप अपना पोर्टफोलियो खुद नहीं संभाल सकते, तो इसमें भी कोई शर्म की बात नहीं यदि आप इसके प्रबंधन में पेशेवर की मदद लेते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मदद की जरूरत है? इसके कुछ संकेत हैं, जैसे कि बड़ा नुकसान। अगर आपके पोर्टफोलियो ने 2000 की शुरुआत से 2002 के अंत में 40% से ज्यादा का नुकसान उठाया है, तो शेयर बाजार के निराशाजनक प्रदर्शन से ज्यादा खराब आपकी स्थिति रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस नुकसान का कारण आपका आलस्य था, लापरवाही या केवल दुर्भाग्य, लेकिन ऐसे बड़े नुकसान के बाद आपका पोर्टफोलियो मदद की गुहार लगा रहा है। बजट से बाहर। यदि आप पूरे वर्ष जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करते रहे हैं और नहीं जानते कि आपका धन कहां जा रहा है और नियमित शेड्यूल से धन बचाना असंभव लगता है और लंबे समय से अपने बिलों का भुगतान समय पर ना कर पा रहे हों, तो आपका वित्त नियंत्रण में नहीं है। एक सलाहकार आपके लिए विस्तृत वित्तीय योजना बनाकर अपने धन पर पकड़ बनाने में आपकी मदद कर सकता है, जिससे ये ढांचा मिले कि आपको कैसे और कितना खर्च करना है, उधार लेना है, बचाना है और निवेश करना है। अस्त व्यस्त पोर्टफोलियो। बहुत से निवेशक सोचते थे कि उन्होंने 1990 के दशक के अंत में विविधीकरण कर लिया था, क्योंकि वे 39 भिन्न इंटरनेट स्टॉक या 7 भिन्न यूएस ग्रोथ स्टॉक फंड के मालिक थे। लेकिन ये सोच कुछ ऐसी ही है जैसे एक उच्च स्वर वाले एकल कलाकार की तुलना में
उच्च स्वर वालों का कोरस ओल्ड मैन रिवर गायन को बेहतर ढंग से संभाल सकता है। आप चाहे जितने भी अच्छे उच्च स्वर के गायक जोड़ दे तो भी कोरस सभी निचले स्वर को आसानी से तब तक नहीं गा सकता जब तक कुछ मध्यम स्वर वाले भी समूह का हिस्सा ना बन जाए। इसी तरह यदि आपकी सभी होल्डिंग एक साथ ऊपर और नीचे जाने लगे तो आपके पास ऐसा निवेश सामंजस्य नहीं है जैसा वास्तविक विविधीकरण से मिलता है। यहाँ पेशेवर एसेट एलोकेशन प्लान से मदद मिल सकती है। बड़े बदलाव। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और अपने लिए रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हैं, आपके वृद्ध माता पिता का वित्त नियोजित नहीं है या आपके लिए अपने बच्चों को कॉलेज पढ़ाना वहन करने योग्य नहीं है, तो एक सलाहकार न केवल आपको दिमागी शांति दिला सकता है बल्कि जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार लाने में आपकी मदद भी कर सकता है। इससे बढ़कर एक योग्य पेशेवर सुनिश्चित कर सकता है कि आपको फायदा मिले तथा आप टैक्स कानूनों और रिटायरमेंट नियमों की चकरा देने वाली जटिलताओं का पालन कर सकें। विश्वास फिर पुष्टि। याद रखिए, वित्तीय जालसाज कलाकार बातों में फुसलाकर आपका विश्वास जीत सकते हैं जिससे आप उनकी पड़ताल ना करें। इससे पहले कि आप अपना वित्तीय भविष्य किसी सलाहकार के हाथों में सौंपें, यह जरूरी है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशें जो न केवल आपको राहत पहुंचाए बल्कि उसकी ईमानदारी निष्कलंक हो। जैसा कि रोनाल्ड रीगन कहते हैं, विश्वास फिर पुष्टि। शुरुआत उन कुछ लोगों से करें जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हो और जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास हो। इसके बाद पूछें कि क्या वे आपको कोई ऐसा सलाहकार बता सकते हैं जिस पर उन्हें विश्वास हो और जो उनके मुताबिक अपनी फीस पर खरा उतरता हो। आप जिसे मानते हैं ऐसे किसी की संस्तुति अच्छी शुरुआत है। एक बार जब आपको किसी सलाहकार और उसकी फर्म का नाम और उसके साथ ही उसकी विशेषज्ञता ज्ञात हो जाए कि वो स्टॉक ब्रोकर है या फाइनेंशियल प्लानर, अकाउंटेंट, इंश्योरेंस एजेंट, तब आप समुचित सावधानी से शुरुआत कर सकते हैं। इस सलाहकार और उसकी फर्म का नाम गूगल या किसी भी इंटरनेट सर्च इंजन में डालें और देखें कि क्या कुछ निकल कर आता है। इसमें फाइन, कंप्लेंट, मुकदमा, अनुशासनात्मक कार्रवाई या निलंबन जैसे शब्दों पर नजर रखें। यदि सलाहकार स्टॉक ब्रोकर या इंश्योरेंस एजेंट हो तो अपने राज्य के सिक्योरिटीज कमिश्नर के ऑफिस से संपर्क करें। इसके लिए ऑनलाइन लिंक्स की सुविधाजनक डायरेक्टरी www.nasaa.org पर है और पूछें कि क्या इस सलाहकार के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई या ग्राहक की शिकायत दर्ज हुई। यदि आप किसी अकाउंटेंट पर विचार कर रहे हैं जो वित्तीय सलाहकार का कार्य भी करता हो, तो आपके राज्य के लेखा नियामक, जिसे आप नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ अकाउंटेंसी के www.nasba.org के माध्यम से तलाश सकते हैं। आपको बता देंगे कि उसका रिकॉर्ड साफ है या नहीं। फाइनेंशियल प्लानर या उनकी फर्मों को यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या वे जहां कार्य करते हैं वहां के राज्य प्रतिभूति नियामकों के यहां रजिस्टर्ड होना होता है। इस रजिस्ट्रेशन के आधार पर सलाहकार को 2 भाग दस्तावेज फाइल करना होता है जिसे फॉर्म ADV कहते हैं। आप इसे www.adviserinfo.sec.gov और www.iard.com या अपने राज्य प्रतिभूति नियामक के यहाँ देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग पृष्ठों पर विशेष रूप से ध्यान दें, जहां सलाहकार को नियामक द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में बताना आवश्यक होता है, क्योंकि बेईमान सलाहकार संभावित ग्राहक को ADV सौंपने से पहले इन पृष्ठों को निकाल देने के लिए जाने जाते हैं। आपको इसकी पूरी प्रति स्वयं लेनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानर यानी कि वित्त योजनाकार के रिकॉर्ड को www.cfp-board.org पर क्रॉस चेक करना भी अच्छा विचार है, क्योंकि कुछ प्लानर्स जिन पर अपने गृह राज्य से बाहर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई होती है, वे नियामक की खामी का फायदा उठाकर बच जाते हैं। चेतावनी: अतिरिक्त परिश्रमशीलता की आवश्यकता सलाहकार को रखने के बाद भी बनी रहती है। मैरीलैंड राज्य की सिक्योरिटी कमिश्नर मेलानी सेंटेर लुबिन सुझाव देती हैं कि उन शब्दों और वाक्यों पर नजर रखें जो समस्या बन सकते हैं। लुबिन चेतावनी देती हैं कि अगर आपका सलाहकार बार बार ये शब्द बोलता रहता है या आपको कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो सके अधिकारियों से संपर्क करें। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ चेतावनी की घंटी बजाते हैं, जैसे ऑफशोर, एक्सक्लूसिव, द अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टाइम, यू नीड टू हरी, द अपसाइड इज ह्यूज, इट इज अ श्योर थिंग, देयर इज नो डाउनसाइड, ऑप्शन स्ट्रेटजी मंथली रिटर्न, वी कैन कैप योर मार्केट,
वी कैन बीट द डाउनसाइड। इन्हें पहचाने। एक प्रमुख वित्त योजनाकार न्यूज़लेटर ने हाल ही दर्जनों सलाहकारों से बात करके ये जाना कि आपको उनका इंटरव्यू किस तरह से करना चाहिए। सलाहकार की पड़ताल करते हुए आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप ये जानें कि क्या उसे ग्राहकों की मदद करने की परवाह है या वो केवल काम के प्रवाह के साथ चलता है। पक्का करें कि क्या वो निवेश के उन बुनियादी सिद्धांतों को समझता है जिनकी रूपरेखा इस पुस्तक में दी गई है। आकलन करें कि क्या वो आपकी मदद के लिए उचित रूप से शिक्षित, प्रशिक्षित और अनुभवी है। यहाँ प्रमुख वित्तीय योजनाकारों के बताए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो संभावित ग्राहकों को पूछने चाहिए। आप इस कारोबार में क्यों हैं? आपकी फर्म का मिशन स्टेटमेंट क्या है? अलार्म घड़ी के अलावा वो कौन सी चीज है जिस कारण आप सुबह उठते हैं? आपकी निवेश फिलॉसफी क्या है? आप स्टॉक्स का उपयोग करते हैं या म्यूचुअल फंड्स का? क्या आप तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं? क्या आप मार्केट टाइमिंग का उपयोग करते हैं? अंतिम 2 प्रश्नों का हाँ में उत्तर आपके लिए ना का संकेत है। क्या आप केवल एसेट मैनेजमेंट पर केंद्रित हैं या आप टैक्स, एसेट्स, एस्टेट और रिटायरमेंट प्लानिंग, बजट बनाने और ऋण प्रबंधन और बीमा संबंधी सलाह भी देते हैं? आपकी शिक्षा, अनुभव और प्रमाण पत्र आपकी इस तरह की वित्तीय सलाह देने की अर्हता कैसे रखती है? आपके क्लाइंट्स की सबसे आम जरूरतें कौन सी होती हैं? आप मुझे मेरा लक्ष्य पाने में किस तरह से मदद कर सकते हैं? आप मेरी प्रगति को किस तरह ट्रैक और रिपोर्ट करेंगे? क्या आप मुझे कोई चेकलिस्ट देंगे जिसके उपयोग से मैं हमारी विकसित किसी भी वित्तीय योजना के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकूं? आप निवेशों का चयन कैसे करते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन सा निवेश नजरिया सबसे ज्यादा सफल रहता है? और आपके पास कौन से प्रमाण हैं जो आपकी अपने क्लाइंट्स के लिए इस तरह की सफलता को हासिल करना दर्शाते हो? जब निवेश पूरे साल खराब प्रदर्शन करे तो आप क्या करते? जो भी सलाहकार बेचना जवाब दे वो काम सौंपने लायक नहीं। क्या निवेश अनुशंसा करते वक्त आप किसी थर्ड पार्टी से किसी तरह की क्षतिपूर्ति स्वीकार करते हैं? क्यों और क्यों नहीं और किन हालात में? मुझे डॉलर में बताएं कि पिछले वर्ष मुझे आपकी सेवाओं के लिए कितना भुगतान करना होगा। समय के साथ यह आंकड़ा बढ़ेगा या घटेगा। यदि फीस आपके कुल वार्षिक एसेट के 1% से ज्यादा हो तो आपको कोई दूसरा सलाहकार तलाश करना चाहिए। आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं और आप उनसे कितनी बार संवाद करते हैं? अपने क्लाइंट के लिए आपकी सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि कौन सी है? आपके क्लाइंट्स में ज्यादातर लोग कौन होते हैं? किसी क्लाइंट के साथ आपका सबसे बुरा अनुभव क्या है और आपने इसे कैसे सुलझाया? ये कैसे तय होता है कि क्लाइंट्स आपसे बात करेगा या आपके कर्मचारियों से? आपके साथ क्लाइंट्स अमूमन कितने समय तक रहते हैं? क्या मैं सैंपल अकाउंट स्टेटमेंट देख सकता हूं? अगर आप इसे समझ ना सकें तो सलाहकार को समझाने के लिए कहें, और अगर आपको उसकी बात समझ ना आए तो वो आपके लिए उचित नहीं है। क्या आप अपने को वित्तीय रूप से सफल मानते हैं और क्यों? आप वित्तीय सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? आपके अनुसार मेरे निवेश पर कितना औसत वार्षिक रिटर्न हासिल हो सकता है? 8 से 10% के बीच का कुछ भी वास्तविक होगा। क्या आप मुझे अपना रिज्यूम, आपका फॉर्म एडीवी और कम से कम 3 रेफरेंस दे सकते हैं? अगर सलाहकार या फर्म के लिए एडीवी फाइल करना आवश्यक हो और वो आपको इसकी कॉपी ना दे तो उठें और चले जाएं, और बाहर जाते वक्त एक हाथ अपनी जेब पर रखें। क्या आपके खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज हुई है? आपसे काम वापस लेने वाले अंतिम क्लाइंट ने ऐसा क्यों किया था? अपने सबसे बुरे शत्रु को मात दें। अंत में याद रखें कि अच्छे वित्तीय सलाहकार पेड़ों पर नहीं उगते। अक्सर सबसे अच्छों के पास उतने ग्राहक पहले ही होते हैं जितने वे संभाल सकते हैं, और वे आपको केवल तभी लेंगे जब आप उन्हें अपने अनुकूल लगते हो। वे भी आपसे कुछ सख्त सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपको वित्तीय सलाहकार की जरूरत क्यों महसूस हुई? आपके दीर्घावधि का लक्ष्य क्या है? अन्य सलाहकारों आपके समेत के साथ काम करते वक्त आपको सबसे हताश किस बात ने किया? आपका बजट क्या है? क्या आप आय के भीतर खर्च करते हैं? आप अपनी आस्तियों में से प्रतिवर्ष कितना व्यय करते हैं? अगर आज से 1 वर्ष पीछे देखें तो आप जिस प्रगति से खुश हों उसके लिए मुझे क्या करना होगा? आप टकराव और असहमतियों को कैसे संभालते हैं? 2000 में आरंभ हुए मंदी के बाजार को लेकर आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया क्या है? आपका सबसे बुरा वित्तीय भय क्या है? आपकी सर्वोत्तम वित्तीय आशाएं क्या हैं? अपने निवेश पर कितनी रिटर्न दर को आप उचित मानते? इसके लिए अध्याय 3 को अपने जवाब का आधार बनाएं।
जो सलाहकार इस तरह के सवाल ना करे और जो आप में गंभीरता से पर्याप्त दिलचस्पी ना दिखाकर सहज बोध से ऐसे सवालों का पता ना लगाए जो आपको उचित प्रतीत होते हों, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। सबसे बढ़कर आपको अपने सलाहकार पर भरोसा रखकर उसे इतनी अनुमति देनी होगी कि वो आपको आपके सबसे खराब शत्रु खुद आपसे बचा सके। टीकाकार निक मरे बताते हैं, आप सलाहकार रखते हैं अपने धन के लिए नहीं बल्कि अपने प्रबंधन के लिए। वित्तीय योजनाकार विश्लेषक रॉबर्ट वेरेस कहते हैं, अगर सलाहकार आपके और आपकी सबसे खराब आवेगपूर्ण वृत्ति के बीच की सीमा रेखा है तो उसे ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो आप दोनों को नियंत्रित करने में मदद करे। और इन व्यवस्थाओं में शामिल है व्यापक वित्तीय योजना, यानी जो रूपरेखा बताए कि आप कैसे कमाई करेंगे, कैसे बचत करेंगे, खर्च करेंगे और कैसे धन का निवेश करेंगे। निवेश पॉलिसी स्टेटमेंट, जिसमें आपके निवेश के बुनियादी नजरिए का वर्णन हो। एसेट एलोकेशन प्लान, वो विवरण जो बताता हो कि आपको कितने पैसे विभिन्न निवेश वर्गों में रखने हों। ये वे मूलभूत अंग हैं जिन पर अच्छे वित्तीय फैसले आधारित होने चाहिए और इनका निर्माण आपको और आपके सलाहकार को मिलकर करना होगा, बजाय इसके कि इसे एक तरफा लागू करें। आपको तब तक निवेश या $1 भी नहीं लगाना चाहिए या कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जब तक आप इन बुनियादी बातों और इनके आपकी इच्छानुसार होने को लेकर संतुष्ट ना हो।